12 अक्टूबर साल 1972 साउथ अमेरिका के यूरुग्वाई देश से एक चार्टर्ड हवाई जहाज टेक ऑफ करता है। ये जहाज जा रहा है चिली देश की राजधानी सैंटियागो में, जिसमें बैठे हैं फिट एंड फाइन प्लेयर्स रग्बी टीम के। टोटल 45 पैसेंजर्स हैं इस प्लेन में और साथ ही में कुछ फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स भी साथ में आए हुए हैं। इनका सफ़र कुछ ज़्यादा बड़ा था नहीं। नॉर्मली यूरुग्वाई से सैंटियागो जाने में सिर्फ 3 घंटे ही लगते हैं, बट रास्ते में बड़ी पहाड़ियाँ आती हैं एंडीज की। हैरानी होगी आपको ये जानकर कि साउथ अमेरिका में लोकेटेड ये पहाड़ियाँ पूरी दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज हैं। और इतना ही नहीं, हिमालयस की ऊंची पहाड़ियों के बाद ये दूसरे नंबर पर आती हैं। जिस दिन ये खतरनाक इंसिडेंट होता है उस दिन इन पहाड़ियों में एक विशाल तूफान आता है जो रोक देता है इस प्लेन को आगे बढ़ने से। आफ्टर सम कैलकुलेशंस पायलट्स इस डिसीजन तक पहुंचते हैं कि उन्हें आगे सफ़र नहीं करना चाहिए, रास्ते में ही रुक के अगले दिन दोबारा इस सफ़र को कंटिन्यू करना चाहिए। और ऐसा ही होता है। अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में रात के लिए प्लेन को लैंड करवाया गया। फिर अगले दिन 13 अक्टूबर को दोपहर के ठीक 2:18 पर ये प्लेन अपना सेकेंड टेक ऑफ करता है। पायलट्स जानते थे कि अब मौसम काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, इसीलिए ये सफ़र पूरे 1 घंटे तक काफ़ी अच्छा चलता है। 1 घंटे बाद 3:21 पर बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच से होते हुए ये प्लेन अपनी डेस्टिनेशन के काफ़ी पास आ रहा था। प्लेन जैसे ही नीचे की तरफ मुड़ता है तो प्लेन में बैठे यात्रियों को कुछ झटके महसूस होते हैं। प्लेन हिलने लगता है। प्लेन को चारों तरफ से बादलों ने घेर लिया था और विजिबिलिटी भी बिल्कुल ना के बराबर हो गई। प्लेन में अलार्म्स बजना स्टार्ट हो जाते हैं। प्लेन में बैठे पैसेंजर्स इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते क्योंकि वो अनजान है इस बात से कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। उसी दौरान एक यात्री बाहर देखता है कि प्लेन माउंटेन्स के काफ़ी करीब आ चुका है। बादलों से बाहर निकलते ही पायलट्स चौंक जाते हैं अपने ठीक सामने एक बड़ी पहाड़ी देखकर। वो तुरंत ही प्लेन को ऊपर की तरफ मोड़ते हैं, पर कुछ सेकंड्स की देरी होने की वजह से वो नाकामयाब रहते हैं और प्लेन का बैक साइड एक चट्टान से टकरा के प्लेन के हिस्से से बिखर जाता है। 3 पैसेंजर्स इस चीज़ के होने की वजह से हवा में ही गायब हो गए। कुछ समय के लिए ऊपर जाने के बाद प्लेन फिर से नीचे गिरने लगता है, जिस वजह से बाएं साइड का विंग भी टकरा के टूट जाता है और कुछ और पैसेंजर्स भी इसी के साथ ही हवा में उड़ जाते हैं। प्लेन का बस आगे का हिस्सा ही बचा था जो जाके नीचे टकराता है और 700 मीटर तक का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद एक आखिरी ब्लास्ट होता है। प्लेन पूरी तरह से टूट के बिखर जाता है। लेकिन हैरानी होगी आपको ये जानकर कि पूरे 3 क्रैशेस होने के बावजूद भी 45 पैसेंजर्स में से 33 पैसेंजर्स बच जाते हैं। लेकिन दोनों पायलट इस एक्सीडेंट को सर्वाइव नहीं कर पाते। जो 33 लोग बचे हैं उनमें से कुछ चोटिल हैं और नहीं जानते हैं कि वो अब कहाँ हैं। आई हुई रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये प्लेन अपने तय किए हुए रास्ते से 80 किलोमीटर दूर कहीं खो गया था। तो चलिए जानते हैं यूरुग्वाइन एयर फोर्स फ्लाइट 57 के इस दर्दनाक इंसिडेंट को और इतिहास के पन्नों में जरा पीछे चलते हैं। An old transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers were given up for dead. It became known as the miracle of the Andes. रोबर्टो कैनेसा और गुस्तावो जर्बिनो, ये मेडिकल के दोनों स्टूडेंट्स जिन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, ये दोनों मिलकर घायल पैसेंजर्स की हेल्प में लग जाते हैं। और जैसे ही ये हादसा होता है उसके 1 घंटे के अंदर ही खबर मिल जाती है चिलियन एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को। 4 अलग अलग जगहों पर हेलीकॉप्टर्स को भेजा जाता है ढूंढने के लिए, लेकिन दिन से रात हो जाती है पर इन्हें कुछ नहीं मिलता। रेस्क्यू सर्विस के ऑफिसर्स रेडियो ट्रांसमिशंस को सुन के इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि एरोप्लेन रिमोट या इनएक्सेसिबल एरियाज में जाकर क्रैश हुआ होगा। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रेस्क्यू टीम्स फेस करती है वो ये थी कि जहाज़ वाइट कलर में था और ये एक ऐसी जगह पे जाकर गिरा था जहाँ पे बहुत ही आइस और स्नो पड़ रही थी। उस रात 5 पैसेंजर्स इस खतरनाक ठंड को सहन नहीं कर पाते और अब सर्वाइवर्स का नंबर 33 से कम होकर 28 रह गया।
जो लोग जिंदा बचे वो प्लेन के टूटे हुए टुकड़ों को शेल्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं, लगेज और सीटों को इस्तेमाल में लाते हैं जहाज़ के पीछे के हिस्से को बंद करने के लिए, ताकि अंदर इन्हें ठंड कम महसूस हो। इनको बस एक ही उम्मीद थी कि कैसे न कैसे रेस्क्यू टीम्स इन्हें ढूंढ लें। अगले दिन 14 अक्टूबर को अर्जेंटीना, चिली और यूरुग्वाई से 11 अलग अलग हवाई जहाज सर्च ऑपरेशन के लिए निकलते हैं। जो सर्च एरिया वो चूज़ करते हैं वो भी बिल्कुल सही थे, लेकिन फिर भी वो खोजने में नाकामयाब रहते हैं। यात्री कोशिश करते हैं कि वो लिपस्टिक का इस्तेमाल करें, जहाज़ के ऊपर के हिस्से में SOS लिखें, लेकिन जैसे ही S लिखना शुरू करते हैं वह पाते हैं कि उनके पास इतनी लिपस्टिक नहीं है कि वो सारे लेटर्स को लिख सकें। वो फिर भी हार नहीं मानते और अपने लगेज से एक बड़ा सा क्रॉस बनाते हैं ताकि सर्च ऑपरेटर्स ये देखकर उन्हें ढूंढ पाएं। उस दिन उनके ऊपर से 3 हवाई जहाज़ निकलते हैं। वह चिल्लाते हैं, हाथ फेरते हैं ज़ोर ज़ोर से और पूरी कोशिश करते हैं, पर वो हवाई जहाज़ उन्हें नोटिस कर नहीं पाते। 15 अक्टूबर को ये रियलाइज़ करते हैं कि उनके पास पानी बहुत कम है। एक पैसेंजर थे उनके बीच, फिटोस्टॉच नाम से, वो पानी निकालने का तरीका ढूंढते हैं। The solution came about when someone discovered a way to make water, drop by drop. वो एक मेटल की शीट को इस्तेमाल में लाते हैं सोलर कलेक्टर के लिए, जिससे धूप की मदद से बर्फ़ को पिघला के बूंद बूंद पानी इकट्ठा करते हैं बोतल्स में। कुछ पैसेंजर सीट पर लगी हुई गद्दियों को शूज़ बना के बर्फ़ पे चलने के लिए यूज़ करते हैं, और सीट कवर पर लगी हुई वूल्स को भी। जो भी ये यात्री थे उनमें से लगभग सभी समुद्र के किनारों पर रहते थे। इससे पहले उन्होंने इतनी ठंड को कभी फेस नहीं किया था। -30 डिग्री टेम्परेचर में बिना खाना पानी के ज़िंदगी और मौत के बीच ये जूझ रहे थे। एक और समस्या जो इन्हें फेस करनी पड़ रही थी, जो कि थी स्नो ब्लाइंडनेस की। सनरेज जब पहाड़ियों के बीच बर्फ़ में रिफ्लेक्ट करती हैं तो उससे आंखें भी खराब होती हैं, जिससे स्नो ब्लाइंडनेस का नाम दिया गया है। इनके पास सिर्फ 3 ही सन ग्लासेस थे। 21 अक्टूबर को 8 दिन बीत गए थे। सर्च टीम्स खोजना बंद कर देती हैं क्योंकि इतना रिसर्च करने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। उन्होंने ये भी सोचा कि वैसे भी 8 दिन बाद इतनी ठंड में कौन ही बचा होगा। देन आफ्टर 142 आवर्स की सर्चिंग के बाद इस ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। इतने के बीच ही सर्वाइवर्स को एक प्रकार का रेडियो मिलता है हवाई जहाज की सीट्स के पीछे। रॉय हार्ले इलेक्ट्रॉनिक के एंथुसियास्ट भी थे। वो इस रेडियो को ऑन करने की कोशिश में लग जाते हैं। कैसे न कैसे ये उसे चला लेते हैं, पर बाहर की चीज़ों को ही सुन पाते हैं, अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि इस रेडियो सिस्टम से सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन ही हो सकता था। क्रैश के 11 दिन बाद जाकर इन्हें पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया जा चुका है। ये सुनने के बाद कुछ लोग रोने लगते हैं और भगवान को प्रे करने लगते हैं। फर्नांडो पराडो इस खबर को सुनने के बाद ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उनके पास एक काफ़ी अच्छा प्लान था। शुरू से ही इनके पास ज़्यादा खाना नहीं था, तो अब खाने की भी कमी होने लगी थी। उनके पास 8 चॉकलेट बार्स थे, एक टिन था मसल्स का, 3 जार्स थे जैम के, एक आलमंड का जार, एक बादाम का डब्बा, कुछ डेट्स, कैंडीज, ड्राइड प्लम्स और वाइन की कुछ बोतल्स। क्रैश होने के बाद से ही ये थोड़ा थोड़ा खाकर गुजारा कर रहे थे। पराडो ने तो एक छोटे से चॉकलेट कप मूंगफली को 3 दिन तक खाया था, एक छोटे से मूंगफली के टुकड़े को। 11वें दिन तक खाना बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। पैसेंजर्स प्लेन के टुकड़ों को खाने लगते हैं, सीट्स के लेदर को भी, जिससे वो और बीमार होने लगे। इन सब के बीच इन्हें ऐसा करना पड़ा जो चाह कर भी आप सोच नहीं सकते। मजबूरन जिंदा रहने के लिए ये अपने दोस्तों और परिवार की डेड बॉडीज़ को खाने लगते हैं। ये करना इनके लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ज़्यादातर मारे गए जो लोग थे वो इनके फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव ही थे। रॉबर्टो कैनेसा इसकी शुरुआत करते हैं। कुछ लोग और ये कर नहीं पाए, पर 2-3 दिन बीतने के बाद जब इन्हें कोई और रास्ता नहीं मिलता तो अपनी भूख मिटाने के लिए मजबूरन इन्हें ये करना पड़ा। 29 अक्टूबर को 16 दिन बीत गए थे। ये खाना भी अब इनके लिए कम पड़ने लगा था। ये नहीं जानते थे कि इसके आगे उनके साथ क्या होने वाला है।
फिर अचानक से ही एक रात इन्हें बहुत बड़ी गजरती हुई आवाज़ वह सुनते हैं। वह देखते हैं कि एक एवलांच आ गया है। पहाड़ी से बर्फ़ इतनी तेज़ी से गिरती है और प्लेन में आगे बढ़ जाती है। 8 लोग बर्फ़ के बीच फंस जाने की वजह से सांस नहीं ले पाते और दम घुटने की वजह से नहीं बच पाते। बस 19 ही लोग बचते हैं अब। Said, Roberto, you had it. You're going to die. That's it. A very nice sensation of heat between my legs because I was peeing on myself and saying that's it. ये बचे हुए लोग भी कहीं ना कहीं बर्फ में ही दबे हुए हैं। पराडो एक मेटल पोल का यूज़ करते हैं बर्फ के अंदर एक होल बनाने के लिए, जिससे वह सांस ले पाते हैं। 2 दिन तक मेहनत करते रहते हैं, मुश्किल से खोद कर बाहर आते हैं एक टनल बनाकर। उसके जरिए बाहर निकलते ही उन्हें पता चलता है कि बाहर बर्फ़ का तूफान आ रहा है, इसके बीच अंदर रहना ही समझदारी होगी। 3 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, ये सरफेस के अंदर ही रहते हैं। 3 दिन बाद बाहर आकर देखते हैं कि मौसम अब सही हो चुका है। अब इन्हें बिलीव हो चुका था कि अगर ये यहीं रहेंगे तो ये एक ना एक दिन ज़रूर मर जाएंगे, या कोई भी मदद करने के लिए नहीं आने वाला है। अगर मरना ही है तो क्यों ना आखिरी सांस तक लड़ के मरें। फर्नांडो पराडो, रोबर्टो कैनेसा और विजेंटिन आखिरी दम तक हार ना मानने वाले इंसान थे, तो इनको ज़्यादा खाना और कपड़े दिए जाते हैं ताकि वो तीनों बाहर जाकर मदद ढूंढने की कोशिश करें। क्रैश होने से पहले फर्स्ट ऑफिसर यानी कि को पायलट ने एक अनाउंसमेंट की थी कि वह कुरिको सिटी को क्रॉस कर चुके हैं। वह अंदाज़ा लगाते हैं कि वह अगर कुछ किलोमीटर्स तक पश्चिम की ओर चलें तो वह चिली देश की विलेजेस वाली साइड पहुंच जाएंगे, लेकिन वह गलत डिसीजन था। को पायलट खुद नहीं जानते थे कि वह कहां पर हैं और किस ओर जा रहे हैं। एक्चुअल में प्लेन क्रैश हुआ था एंडीज की माउंटेन्स के बीच में, ईस्ट में 89 किलोमीटर्स दूर। फिर एक साथ मिलके पूरे 33 दिन बाद 15 नवंबर को ये निकलते हैं। काफ़ी घंटों तक पूर्व की दिशा में पैदल ट्रैवल करने के बाद इन्हें अपने ही प्लेन का टुकड़ा मिलता है, जो बहुत पहले ही टूट गया था। इसमें इन्हें कुछ सूटकेसेस मिलते हैं, चॉकलेट बॉक्सेस, 3 मीट पैटीज, रम की बोतल, एक्स्ट्रा कपड़े, कॉमिक बुक्स एंड कुछ मेडिसिन्स। और इतना ही नहीं, यहाँ पे एक कमाल की चीज़ इन्हें मिलती है, जो था एयरक्राफ्ट का 2-वे रेडियो सिस्टम, जिससे सिर्फ इनकमिंग कम्युनिकेशन ही नहीं बल्कि आउटगोइंग कन्वर्सेशन भी हो सकती है। उस टाइम रात वह वहीं गुजारते हैं और अगले दिन थोड़ा ईस्ट में चलने के बाद जब इन्हें कुछ नहीं मिलता तो ये उस रेडियो सिस्टम को ही ठीक करने की कोशिश करते हैं। उस हिस्से में ही इन्हें एक 25 किलो की बैटरी मिलती है, पर प्रॉब्लम ये थी कि वह बहुत ही भारी थी और इसीलिए जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था वहां तक इसे ले जाया नहीं जा सकता था। वह कोशिश करते हैं कि इसे यहां से ही स्टार्ट करके ट्राई किया जाए। वापस जाते हैं जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था और रॉय हार्ले की मदद लेते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ा जानते थे। पर वह प्लान काम नहीं कर सकता था क्योंकि एयरक्राफ्ट का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम 115 वोल्ट एसी में वर्क करता था, पर इनके पास जो बैटरी थी वो सिर्फ 24 वोल्ट एसी की ही थी। कुछ दिन ये इसी में ही गुजार देते हैं और अंत में नाकामयाब रहते हैं, चालू नहीं कर पाते हैं। जिंदा रहने के लिए अब बस एक ही उम्मीद थी इनके पास। ये वेस्ट की डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। 11 दिसंबर एक्सीडेंट होने के 59 डेज बाद एक बड़ा एवलांच आता है, जिससे 3 लोग और सरवाइव नहीं कर पाते हैं। Trapped completely by the snow in the avalanche, and it's the most deadly silence you may imagine. I couldn't move. अब बस 16 सर्वाइवर्स ही बचे थे। -30 डिग्री टेम्परेचर में सरवाइव करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। वेस्ट की डायरेक्शन में पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए रात में सोने का कोई भी ठिकाना नहीं था। सर्वाइवर्स में 18 साल का एक टीनेजर था, चार्लोस। उसे याद था कि उसकी मम्मी ने उसे नीडल से स्वे करना सिखाया था। वो अपने पास नीडल और किट लेकर निकला था। वह क्या करता है कि वह कपड़ों को स्टिच करता है एक दूसरे के साथ और एक स्लीपिंग बैग बनाता है। The idea that with the insulation you can make a sleeping bag, but I not only had the idea, I made it myself. 12 दिसंबर को पूरे 2 महीने हो जाते हैं क्रैश हुए।
वह तीनों कनेसा, पराडो और विजिंटिन उस दिन पहाड़ी चढ़ते हैं बिना किसी रिंग एयर के ग्लेशियर ऊपर। वेस्ट में जाने के लिए इन्हें एक पहाड़ी चढ़नी थी। इन्हें वहम था कि कुछ किलोमीटर्स तक चलने के बाद ये 3 दिन में ही मदद ढूंढ लेंगे, इसलिए ये 3 दिन का ही खाना लेकर निकले हैं। And you can imagine, without any skill, without any training, you're like a child when you are confronted with a snow slope. You try to go straight up, you might be using your hands and your feet, you're slipping, you're sliding, and for every step that you go up, you slide back a half a step. पराडो ने 3 जीन्स पहनी थी, टी शर्ट्स के ऊपर 3 स्वेटर्स और पैरों में 4 सॉक्स, ऊपर एक प्लास्टिक बैग भी लगाया हुआ था। इनके पास कोई स्पोर्ट नहीं था, कोई मैप और कंपास भी नहीं था और ना ही पहाड़ियों को चढ़ने का कोई भी एक्सपीरियंस था। इतनी हाइट पे ऑक्सीजन की भी कमी महसूस होने लगती है, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। इनका जो स्लीपिंग बैग था जो इन्होंने स्टिच करके बनाया था वो रात में ये यूज़ करते थे, दिन में आगे बढ़ते रहते थे। तीनों ही एक ही स्लीपिंग बैग में एक दूसरे के साथ सोते थे और दिन निकलते ही ये चलने लगते थे। ऐसे ही एक दिन होता है, 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं और चौथे दिन जाकर वह समझ पाते हैं कि इनका अंदाज़ा बहुत ही गलत था। आगे बढ़ते बढ़ते इनका रास्ता कभी ख़त्म ही नहीं होता। खाने की कमी होने की वजह से विजिंटिन फैसला करता है कि वह वापस क्रैश लोकेशन पे चला जाए। बचे हुए 2 लोग ही आगे बढ़ेंगे ताकि खाने की कमी ज़्यादा ना हो। 15 दिसंबर के दिन वो वापस जाता है, बहुत ही आसानी से एयरक्राफ्ट की सीट का इस्तेमाल करते हुए, और 1 ही घंटे के अंदर ही वो क्रैश लोकेशन पे पहुंच जाता है। पहाड़ियों को चढ़ने में इन्हें 3 दिन लगे थे, लेकिन उतरने में बस 1 घंटा। पराडो और कनेसा अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं और फाइनली 3 घंटे बाद वह एक पहाड़ी की चोटी तक पहुंचते हैं। लेकिन दुख होता है इन्हें अपने सामने दूर दूर तक ढेर सारी पहाड़ियां देखकर। पराडो मुश्किल से देखते हैं कि शायद इन्हें कुछ और भी दिख जाए। ऐसे ही इनकी नज़र पड़ती है वेस्टर्न हॉरिजन में बहुत ही दूर 2 पहाड़ियों की पीक में जिन पे बर्फ़ नहीं है। दोनों डिसाइड करते हैं कि इन्हें उसी दिशा की ओर आगे बढ़ना चाहिए। दोनों कई दिन तक सफ़र करते रहते हैं, हार नहीं मानते हैं और फाइनली एक घाटी तक पहुंचते हैं जहां पे एक नदी बह रही थी। ऐसी सिचुएशन में इन्हें एक नदी का मिलना एक चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि नदी की डायरेक्शन को फॉलो करते करते डाउन साइड की जगह पे आसानी से जाया जा सकता है। वह चलते रहते हैं लगातार, इतना चलते हैं कि 9 दिन बीत जाते हैं। 20 दिसंबर को जाकर ये पहुंचते हैं एक जगह पे जहां इन्हें एक गाय दिखती है। चल चल के ये इतना थक गए थे कि और चलना इनके लिए नामुमकिन था। वहीं इन्हें नदी के दूसरे किनारे पर घोड़े पर बैठे 3 लोग दिखाई देते हैं। दोनों चिल्लाते हैं लेकिन दूसरी तरफ कोई आवाज़ पहुंच नहीं पाती क्योंकि नदी का शोर बहुत ज़्यादा था। ऐसे ही उनमें से एक इंसान की नज़र पराडो और कनेसा पर पड़ती है। वह उनकी तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है टुमारो, कि मैं कल दोबारा आऊँगा। अगले दिन वो आदमी घोड़े पर बैठकर दोबारा आता है और अपने साथ एक खाली कागज और पेन लाता है। एक धागे के जरिए दोनों को बांधकर नदी के दूसरी तरफ फेंकता है। पराडो को अब मौका मिलता है अपना संदेश दूसरे लोगों तक पहुंचाने का। पराडो ने पेपर पर स्पेनिश भाषा में लिखा, आई कम फ्रॉम अ प्लेन डैट फेल इन द माउंटेन्स। मैं यूरुग्वाई से आया हूँ, हम 10 दिन से पैदल चल रहे हैं। मेरे इंजर्ड दोस्त प्लेन की क्रैश साइट पर हैं, हमें जल्दी से मदद चाहिए। हमारे में अब चलने तक की हिम्मत भी नहीं बची। हम कहाँ हैं नहीं जानते, कृपया हमें बचा लो। जो लोग इस मैसेज को रिसीव करते हैं उनमें से एक चिली देश का किसान था, सर्गियो काटालन। वो इस नोट को पढ़ता है और इशारों से उन्हें समझाता है कि हाँ वो समझ गया। बाकी दोनों साथियों के साथ बातचीत करते समय वह बोलते हैं कि हाँ कुछ याद तो आ रहा है कि 2 महीने पहले एक प्लेन क्रैश के बारे में तो सुना है। जब इन्हें ये समझ आता है तो वह हैरान रह जाते हैं। वो देखते ही चौंक जाते हैं कि 2 महीने पहले हुए प्लेन क्रैश में अभी भी कोई जिंदा बचा है। सर्गियो ब्रेड का टुकड़ा फेंकते हैं दूसरी ओर और लगातार 10 घंटे तक ये वेस्ट की डायरेक्शन में दौड़ते रहते हैं घोड़े पर सवार होकर। आप सोचो, पराडो और कनेसा अभी भी इतनी दूर थे किसी इंसानों की बस्ती या शहर से। जब ये किसी पास के शहर में पहुंचते हैं और बताते हैं वहाँ के किसी आर्मी कमांडर को,
और सैंटियागो में मौजूद हेडक्वार्टर को कॉन्टैक्ट किया जाता है। फिर वो फार्मर प्राडो और कनेसा को भी घोड़े पर बिठाकर लॉस मोंटिसोंस सिटी में लाता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पता चला है कि पिछले 10 दिनों में ये 61 किलोमीटर तक का सफ़र पैदल तय किए थे। कनेसा अपना हाफ बॉडी वेट लॉस कर चुके थे, सिर्फ 44 केजी वेट बचा था इनका। धीरे धीरे ये एक इंटरनेशनल खबर बन जाती है। चिली की एयरफोर्स 3 हेलीकॉप्टर को भेजती है रेस्क्यू करने के लिए एक क्रैश लोकेशन पर तुरंत ही। आर्मी ऑफिसर्स को लोकेशन का पता चलता है प्राडो और कनेसा के इंटरव्यू के जरिए। अपने साथ ही वो पायलट्स को फ्लाइट चार्ट लेकर निकले थे। वो नक्शे पर नाप रहे थे कि वो कहाँ पर हाइकिंग कर रहे थे। आर्मी ऑफिसर्स दोनों को हेलीकॉप्टर पर साथ लेकर जाते हैं ताकि उनकी मदद से क्रैश लोकेशन का पता लगाया जा सके। उनकी मदद से फाइनली वो बचे हुए सर्वाइवर्स तक पहुंचते हैं। 22 दिसंबर 1972 को एक्सीडेंट के पूरे 70 दिन बाद 2 हेलीकॉप्टर्स पहुंचते हैं क्रैश साइट पे। बचे हुए 16 सर्वाइवर्स को रेस्क्यू किया जाता है। जब इन्हें रेस्क्यू किया जाता है ये बहुत ही बुरी हालत में थे। एल्टीट्यूड सिकनेस, डिहाइड्रेशन, माल न्यूट्रिशन और टूटी हुई बोन्स, लेकिन सभी प्रॉपर ट्रीटमेंट की हेल्प से रिकवरी कर जाते हैं। अब आप लोग ये कहेंगे कि हमें तो मिस्टीरियस पॉइंट की हर वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छी सीख मिलती है, इसमें हमने क्या सीखा? तो दोस्तों, ये दिल दहलाने वाली कहानी जिसे द मिरेकल ऑफ एंडीज का नाम भी दिया गया है, ये भी बहुत कुछ बताती है। सबसे पहले ये कि ये ज़िंदगी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। कौन जाने क्या जाने ज़िंदगी के किस मोड़ पर किसे क्या हो जाए। अपनी लाइफ को फालतू की चीज़ों पे स्ट्रेस लेकर उसे वेस्ट ना करो। एक दिन सांस आना बंद हो जाएगी और पछतावा होगा। अपनी इस खूबसूरत लाइफ को हंस के जियो, हर पल को एंजॉय करके। दूसरी सबसे बड़ी सीख ये कहानी सिखाती है कि दुनिया के सामने उम्मीद से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। छोटी सी छोटी उम्मीद, एक होप ही सब कुछ है। अगर आपने ठान लिया कुछ कर दिखाने का तो सब कुछ मुमकिन है। हर रास्ता सब्र से होकर निकलता है। आप चाहो तो वहां तक पहुंच सकते हो जो आप कभी अपने सपनों में भी नहीं सोच सकते। Where there is a will, there is a way। सब कुछ मुमकिन है। Everything is possible, nothing is impossible। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।